वेलकम टू द आर्यभट्ट क्लासेस और आज की लेटेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा जब हम बिंब को यानी वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखेंगे तब प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। पिछली क्लास में हमने ऐसा अवतल दर्पण के लिए किया था। आज हम उत्तल दर्पण के लिए भी इसका प्रयोग देखते हैं। तो टॉपिक क्लियर है, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो शुरू करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो देखिए, हमने 6 स्थितियां लगाई थी। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अगर आपने वो वीडियो अभी देखी नहीं है तो उस वीडियो को प्लीज आप देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करके। उस वीडियो को देखे बिना इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे वो शायद आपको समझ नहीं आएंगे उतनी क्लैरिटी से, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। तो देखिए, 6 स्थितियां होती हैं। स्थिति नंबर 1, जब हमारी जो वस्तु है दर्पण से बहुत दूर होती है उसे कहा जाता है अनंत, अनंत पर। सेकंड कंडीशन क्या होती है? जब हमारी जो वस्तु है अनंत जितनी दूर ना हो लेकिन हमारे वक्रता केंद्र से पार हो। वक्रता केंद्र आप जानते हैं, किसी भी दर्पण के लिए वो उसका जो वक्रीय भाग है, जिस गोले से अलग हुआ है उसका जहां पर केंद्र था वो उसके लिए वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र से अगर वो पहले रखी होती है तो वो कहा जाता है सी से परे। हाँ, तो दूसरी कंडीशन होती है सी से परे। तीसरी कंडीशन होती है जब वस्तु सी पर हो। चौथी कंडीशन होती है जब सी और एफ के बीच में हो। पांचवी कंडीशन होती है जब एफ पर हो। छठी कंडीशन होती है जब एफ और पी के बीच में हो। पी क्या होता है? ध्रुव। तो ये 6 कंडीशंस के लिए हमने अवतल दर्पण के लिए देखा था। उत्तल दर्पण में देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी। तो सबसे पहले एक अच्छा सा उत्तल दर्पण बना लेते हैं। तो ये है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बाद मुख्य अक्ष, ये है हमारा इससे गुजरने वाला मुख्य अक्ष। कार्तीय निर्देशन पद्धति में आपने सीखा होगा, जो हम दर्पण के लिए लगाते हैं, कि उसमें हम हमेशा खुद को बाईं ओर मानते हैं, यानी वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है कार्तीय पद्धति में। और हम सारी ऑब्जर्वेशन भी यहीं से लेते हैं। तो उत्तल सतह हमने इस तरफ बनाई है, बाएं भाग की ओर। अब जानते हैं इसमें वक्रता केंद्र कहाँ होंगे, फोकस कहाँ होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखते हैं, जो अवतल दर्पण था उसके लिए वक्रित भाग ऐसे था, तो उसका जो सेंटर था गोले का वो इस तरफ आ रहा था। जबकि उत्तल दर्पण है उसका जो वक्रित भाग इस तरफ है। अब इसके लिए जो वक्रता केंद्र होगा वो होगा इस तरफ, दाहिनी तरफ, यहां पर C यानी वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र इधर होगा तो फोकस कहां होगा? फोकस भी उसी का आधा होता है, फोकस भी यहां पर होगा। तो ये कुछ स्थिति है। अब हम वही 6 स्थिति अप्लाई करके देखते हैं कहां प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहली कंडीशन, जब हमारी वस्तु बहुत दूर रखी हो, अनंत पर, अनंत पे वस्तु हो हमारी, तो उससे 2 किरणें निकलती हैं जो हमेशा अधिक दूरी से आने के कारण समांतर हो जाती हैं। इस तरह से किरण क्या होती है? प्रकाश जिस रास्ते से गमन करता है वो होती है प्रकाश किरण। तो प्रकाश का पहला रास्ता यानी किरण समांतर आई और यहां से टकरा गई। अब तो एक गड़बड़ हो गई। अवतल दर्पण के लिए फोकस यहां पर था, तो ये डायरेक्टली टकराने के बाद परावर्तित होकर फोकस से निकल गई थी। समांतर आने वाली किरण फोकस से निकलती है। मगर यहां क्या हुआ? यहां तो फोकस है ही नहीं, इसका फोकस तो यहां पर है। अब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में ये इसी फोकस से निकलेगी, लेकिन कैसे? इसके पीछे तो अपारदर्शी माध्यम लगा है, इसके पार तो निकल नहीं सकती। तो वो ऐसे कि ये वास्तविक किरण तो परावर्तित हो जाएगी, मगर इसी का रिफ्लेक्शन यानी काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रूप से हम किरण को यहां मिलता हुआ मानेंगे। अब यहां कल्पना की है, सच में नहीं मिल रही है। इस तरह से देखिए, इसे समझाने के लिए रेड मार्कर से आउटलाइन करते हैं। देखिए, इस तरह से एक कल्पना के तौर पर ये किरण फोकस पे मिल रही है। दूसरी किरण के बारे में चर्चा कर लें। दूसरी किरण भी
इसी प्रकार से आती है समांतर, और पहले की भांति ही ये समांतर टकरा के परावर्तित हो जाती है, लेकिन काल्पनिक रूप से हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो अब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इस तरह से ये आभासी किरण यहाँ फोकस पर मिलेगी। समांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस पे मिलेगी, चाहे वो दाहिनी ओर हो चाहे वो बाहिनी ओर हो। अवतल दर्पण के लिए बाईं ओर, उत्तल दर्पण के लिए दाईं ओर। समझे आप? तो देखते हैं, ये दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद कर गई। अब हमारा प्रतिबिंब यही 100% बनेगा, हमें पता लग चुका है। हमें कुछ सवालों के फिर जवाब देने पड़ेंगे, जैसे कि दर्पण की प्रतिबिंब जो होगा हमारा, उसका आकार कैसा है, यानी कि बड़ा है, छोटा है, कैसा है? तो ये है बहुत छोटा। देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसकी हाइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एकदम रेखा के ऊपर है, रेखा से बिल्कुल भी दूरी नहीं है। तो एकदम बिंदुवत कह सकते हैं इसको, बिंदुवत। दूसरा सवाल कि इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति बताइए। तो इसकी प्रकृति होगी आभासी। आभासी कैसे हो गई? क्योंकि रेखाएं सच में नहीं मिल रही हैं, कल्पना करके हमने आभासी तौर पे मिलाया है। ये आभासी किरणें मिल रही हैं, वास्तविक किरणें तो परावर्तित हो गई, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति भी कैसी हो जाएगी? आभासी हो जाएगी। और दूसरा सवाल, कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा? तो इसका भी आंसर होगा सीधा। अब आप पूछेंगे सीधा कैसे बनेगा सर? सिंपल सी बात है कि उत्तल दर्पण के लिए जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो ऊपर की तरफ बनते हैं, यानी धनात्मक साइड में बनते हैं। अभी आप इससे आगे की चर्चा में देखेंगे, आगे की स्थितियों पर देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि प्रतिबिंब ऊंचा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ बनता है। जैसे जैसे वस्तु पास से दूर जाती जाएगी यहाँ, उसी प्रकार से जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था वो भी पीछे की ओर हटता जाता है, फोकस तक आता जाता है, और उसकी शेप छोटी होती जाती है, और बहुत दूर जाने पे वो फोकस पर बिंदुवत रूप में बन जाता है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ये सीधा होता है, इसका आकार जो होता है सीधा होता है, आकार बहुत बड़ा होता है, प्रकृति आभासी होती है और सीधा होता है। तो अब इसी तरह से हम बाकी कंडीशंस के लिए देखेंगे। अभी तो हमने अनंत के लिए देखा है, फिर हम देखते हैं जब सी के बीच में, सी से परे से लेकर पी के बीच में कहीं भी रखो तब कैसी सिचुएशंस आती हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्नैपशॉट खींच सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं, जब अनंत पर ना होकर हमारे सी और ये जो यहां पर होता है पी यानी ध्रुव, इस रेखा पर कहीं पर भी स्थित हो। अनंत तो एकदम बाहर था, बहुत दूर था। अब देखते हैं इस रेखा पर सी से परे से लेकर पी के बीच में कहीं भी वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। देखिए, यहां मान लेते हैं सी से परे पर कंडीशन पर स्थित है प्रतिबिंब। पहली किरण समांतर जाएगी, समांतर जाने के बाद परावर्तित हो जाएगी, और आभासी किरण क्या होगी? पीछे की ओर काल्पनिक रूप से मिलेगी, इस तरह से। दूसरी किरण कैसे जाएगी? हम देखते हैं कि दूसरी किरण हमेशा वक्रता केंद्र से निकलने का प्रयास करती है। तो दूसरी किरण निकलेगी वक्रता केंद्र से, लेकिन कौन से वाले? इधर वाले नहीं, इधर वाले, क्योंकि यह है उत्तल दर्पण, इसका सर्कल यहां पूरा हो रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से किरण आएगी, इस तरह से परावर्तित हो जाएगी। आप पूछेंगे सर यहां पर क्यों टकराई है? तो उसका रीजन ये, ताकि ये आभासी किरण यहां पर सी से मिल सके, काल्पनिक किरण यहां से सी से निकल सके, इसलिए। तो यहां पर इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेद होता है, प्रतिबिंब का निर्माण यहां होता है। प्रतिबिंब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ बना है। आप सभी स्थितियों में देख लीजिए, इसको अगर आप पास ले आएंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। समांतर किरण वहीं फोकस से निकलेगी, और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा जो है इधर वक्रता केंद्र से निकलेगी। तो ये दोनों हमेशा P और F के बीच में ही दोनों रेखाएं कट होंगी।
डिफरेंस किसका पड़ जाएगा? डिफरेंस पड़ जाएगा थोड़ा आगे पीछे का, यानी अब अभी ये यहाँ पर कट हुआ है, अगर इसको और पास ले आए तो ये प्रतिच्छेद यहाँ पहले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ साधारण सवालों के जवाब देते हैं इस पर। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी इसकी आभासी। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी होती है। कैसा होगा आकार? बड़ा होगा कि छोटा होगा? ऊपर देखिए, बड़ा है, यहाँ पर आवर्धित है। सीधा होगा या उल्टा होगा? तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ धनात्मक साइड कार्तीय निर्देशांक पद्धति के हिसाब से ऊपर धनात्मक होगा, यानी सीधा होगा। ये उत्तल दर्पण से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, पहले के मुकाबले बड़ा बनेगा, लेकिन ये साइज छोटा माना जाएगा क्योंकि उतना बड़ा है नहीं है। और सभी कंडीशंस के लिए यहाँ P और F के बीच में ही बनेगा। प्रतिबिंब वैसे बनेगा कहाँ? प्रतिबिंब P और F के बीच में,